अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्री ऑडियो लैब से आप सुन रहे हैं यासीन अहमद को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि हमने नेक्स्ट जेएस की कोर्स आउटलाइन है जिसको हम वीडियो सीरीज में लेकर चल रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम अपना जो टॉपिक है वो कवर करते जा रहे हैं कोर्स आउटलाइन में से। तो चलते हैं, आज देखते हैं कि आज हमारे पास नेक्स्ट जेएस में जो पढ़ने वाला टॉपिक है जो हमने स्टार्ट करना है वो कौन सा है। तो मॉड्यूल नंबर 3 पे हम मौजूद हैं और डेटा फैचिंग का हमारा मॉड्यूल है जिसमें हमने लेसन नंबर 1 स्टैटिक जनरेशन और गेट स्टैटिक प्रॉप वर्सेस नेक्स्ट जेएस 14 और सर्वर साइड रेंडरिंग वर्सेस नेक्स्ट जेएस 14 हमने कवर किया था। दोस्तों, आपको मैंने पहले ही जिस तरह से बताया है कि हम यहाँ पर कंपैरिजन भी कर रहे हैं नेक्स्ट जेएस 13 से पहले जो हमारे पास कोर्स आउटलाइन थी उसका नेक्स्ट जेएस 14 के साथ, और इसी तरह हम उसके एडवांस टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो ये जो कोर्स आउटलाइन है ये बेसिकली नेक्स्ट जेएस 13 से पहले की कोर्स आउटलाइन है, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट जेएस 13 से पहले यानी नेक्स्ट जेएस 12 कह लें आप, उसका टॉपिक कवर करते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं नेक्स्ट जेएस 14 में और हम उसे कंपेयर करके उसकी स्टडी कर लेते हैं कि नया हमारे पास क्या इसकी रिप्लेसमेंट में मौजूद है नेक्स्ट जेएस 14 में। तो लेसन नंबर 3.3 है हमारे पास जिसमें हमने पढ़ना है आज प्री रेंडरिंग विद गेट स्टैटिक पाथ फॉर डायनामिक पेजेस। ये हमारे पास है टॉपिक नेक्स्ट जेएस 12 का। अब ये देखते हैं कि नेक्स्ट जेएस 14 में इसकी रिप्लेसमेंट में हमारे पास जो अपडेट आया है वो क्या है। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं अपनी विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पर और वहीं प्रैक्टिकल भी कंपैरिजन भी कर लेते हैं और उसको थ्योरेटिकल भी थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर इसकी क्या ज़रूरत है, और ये भी देख लेते हैं कि इसके बरक्स हमारे पास नेक्स्ट जेएस 14 में क्या मौजूद है। दोस्तों, विजुअल स्टूडियो हमने अपना ओपन कर लिया है और हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन मौजूद है विजुअल स्टूडियो की। अब एक काम ये करते हैं कि फर्स्ट क्लास का हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है फर्स्ट क्लास के नाम से नेक्स्ट जेएस 14 का, और इसी में हम आज तक काम करते हुए आए हैं। आपको आइडिया है कि हमने ऐप राउटर में हम काम कर रहे हैं, और अगर आप लोगों ने इस वीडियो से हमें ज्वाइन किया है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आप पिछली तमाम वीडियोस देखते हुए आएँ, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचे हैं सारे तमाम टॉपिक्स को कवर करते हुए, जिसमें हमने ये देखा है कि राउट्स वगैरह किस तरह से काम कर रहे होते हैं ऐप जेएस नेक्स्ट जेएस 14 के अंदर, और ऐप राउटर क्या होता है, लिंक्स किस तरह से बनते हैं। लास्ट में वीडियो में हमने राउटर को डिटेल में पढ़ा था, डेटा को हम किस तरह से फैच कर रहे होते हैं एपीआईज के थ्रू, ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो उसी से कनेक्टेड आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो होने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि गेट स्टैटिक पाथ जो नेक्स्ट जेएस 14 में हमारे पास आया के मौजूद है या नहीं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही बेसिकली आज गेट स्टैटिक पाथ का है। गेट स्टैटिक पाथ क्या है और गेट स्टैटिक प्रॉप क्या है। गेट स्टैटिक प्रॉप हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। बात करते हैं गेट स्टैटिक पाथ की। देखिए, आपको हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि हम जब भी अपनी स्टैटिक पेजेस जनरेट करते हैं बिल्ड टाइम पर, यानी कि बिल्ड करते हुए अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कन्वर्ट करते हुए या बिल्ड जनरेट करते हुए टाइम पर, जब भी हम स्टैटिक पेजेस जनरेट करते हैं तो हम बेसिकली गेट स्टैटिक जो प्रॉप्स हैं हमारे पास उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ऑल्दो कि वो जो है वो हमारे पास अब ऑब्सलेट हो गया है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नेक्स्ट जेएस 14 जो है उसके लिए गेट स्टैटिक प्रॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नेक्स्ट जेएस 14 जो है वो हमें ऑलरेडी सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक जनरेशन बाय डिफ़ॉल्ट देता है। अब चूंकि नेक्स्ट जेएस 14 हमें ये ऑलरेडी ये सहूलत दे रहा है कि हमें ज़रूरत नहीं है गेट स्टैटिक प्रॉप या गेट स्टैटिक पाथ को यूज करने की, तो जनरल हम बात करते हैं कि इसका हमें फायदा क्या होता है। अगर आपको याद हो तो गेट स्टैटिक प्रॉप के बारे में मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई स्टैटिक पेज बनाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, तो आप क्या करते हैं कि हम सिंपल जो है वो उसको गेट नेक्स्ट जेएस 14 की मदद से बिल्टन जो हमें इसने हमें नेक्स्ट जेएस 14 ने जो फैसिलिटी दी है हम जनरेट कर लेते हैं।
ठीक है जी। फिर उसमें हमने ये देखा था कि गेट स्टैटिक पेजेस को जनरेट करने के बाद अगर हमें जरूरत पड़े तो हम कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद नया और फ्रेश डेटा भी हम फैच कर सकते हैं, लेकिन Next.js 14 उसको एज अ स्टैटिक पेज ट्रीट करेगा। अब स्टैटिक पेजेस रखने का फायदा ये है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है एप्लीकेशन की, एक तो वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि स्टैटिक पेजेस हैं, डायनेमिक पेजेस में बार बार डेटाबेस से डेटा लाना होता है, जबकि वो पेजेस जो आपके स्टैटिक पेजेस हैं, जैसे अबाउट अस का पेज हो गया, जैसे कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया, उसका कंटेंट हो गया, या कुछ ऐसे ब्लॉग पोस्ट हो गए जो चेंज नहीं होते टाइमली, या प्रोडक्ट्स का पेज हो गया जो टाइमली चेंज नहीं होते, उनका आप सिंपल क्या कर रहे होते हैं, स्टैटिक पेजेस बना रहे होते हैं। तो आज हमने बात करनी है गेट स्टैटिक पाथ के बारे में। देखें ये दोनों मिलते जुलते ही हैं। गेट स्टैटिक पाथ का मतलब हम राउट की बात कर रहे हैं, उन पेजेस के राउट जो कि स्टैटिक पेजेस हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टैटिक पेजेस के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम उन्हीं पेजेस के राउट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है? देखिए गेट स्टैटिक जो पाथ है ये ऑब्सोलीट है Next.js 14 में। इसके बरक्स हमारे पास Next.js 14 हमें देता है जनरेट स्टैटिक पैरम्स। अब जो जनरेट स्टैटिक पैरम्स है इसका क्या फायदा है हमारे पास? इसका ये फायदा है कि आप बिल्ड टाइम पर जब आप बिल्ड बना रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन की Next.js 14 की, उसमें आप अपने जो तमाम राउट्स हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 ब्लॉग्स का, आप यूं समझ लें कि एक पेज है आपके पास, उसमें 10 ब्लॉग्स मौजूद हैं। आप क्या करेंगे, उन तमाम ब्लॉग्स के जो राउट हैं वो आप स्टैटिकली यहां पर डिफाइन कर देंगे। अब स्टैटिकली डिफाइन करने से मुराद या तो मैं 10 टाइम पूरी अपनी जो राउट है, नेविगेशन है, वो लिखूं, या फिर मैं डेटाबेस से ये जितने भी राउट्स हैं उन्हें कॉल कर लूं, आईडी की मदद से या स्लग की मदद से। अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि अगर एक ब्लॉग वेबसाइट की बात की जा रही हो तो हमारा जो राउट बनता है वो क्या बनता है, आपकी वेबसाइट /blog/slug या आईडी, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होते हैं जिसकी मदद से आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी जो भी डेटा है या जो भी डिटेल है पोस्ट की वो आप गेट कर रहे होते हैं। तो Next.js 14 आपसे ये कहता है कि भाई आप ऐसा करो कि आपने जो स्टैटिक पेजेस जनरेट किए हैं आप मुझे उनके तमाम राउट्स भी पहले बता दो। आप मुझे अगर पहले बता दोगे तो मैं उसको कंपाइल टाइम पे अपने पास, यानी कि बिल्ड टाइम पे मैं उसे अपने पास रख लूंगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस, एसईओ की परफॉर्मेंस, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने पास राउट आपके बिल्ड करके रखे हुए होंगे, और आपकी एप्लीकेशन लाइट वेटेड हो जाएगी एज कंपेयर के आप डायनेमिकली अपने राउट्स जो हैं वो डिफाइन कर रहे हो। डायनेमिकली से मुराद ये है कि रन टाइम पे। ठीक है जी। तो इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, वो करके देख लेते हैं कि गेट स्टैटिक पैरम्स किस तरह से कॉल किया जाता है, और फिर हम उसके बाद जो हमारे ब्लॉग्स हैं, ये जो हमारी पोस्ट हैं, उसको हम किस तरह से कॉल करेंगे। तो चलते हैं फटाफट प्रैक्टिकल कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में भी समझ लेते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज कर रहे होंगे। हमने एसआरसी के अंदर ऐप राउट, आपको मालूम है हमारा ये फोल्डर है, इसके अंदर हमें एक और मजीद फोल्डर बनाना है, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि जब हम बात करते हैं राउटिंग की तो ये बेसिकली यहाँ पर फोल्डर बेस होती है। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस टॉपिक को नहीं समझा तो मेरी जो राउटिंग का जो टॉपिक था हमने कवर किया है वीडियो, उसको लाजमी देख लीजिएगा। उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मैंने कि किस तरह से हम राउटिंग को जो है वो यूज कर सकते हैं ऐप की। ओके, तो हमने ब्लॉक की बात की। ब्लॉक के अंदर अब मुझे डायनामिक राउट चाहिए, तो जनरली लास्ट क्लास में हमने डायनामिक राउट्स को डिस्कस किया था कि हम किस तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं। डायनामिक राउट्स को डिफाइन करने के लिए हमें जो हमारा मेन राउट है जैसे ब्लॉग, उसके अंदर मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है, और उस फोल्डर का नेम मुझे कैसे रखना है कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से उसको स्टार्ट किया और मैंने यहां पर दे दिया स्लग। ठीक है जी, ये मेरे फोल्डर का नेम हो जाएगा, सिंपल। और उसके बाद फिर जिस तरह से आप लोगों को इल्म है index.js होता है, हमारे पास Next.js में page.js होता है, हम page.js बना लेंगे। ठीक है जी, यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। उसकी वजह यह है कि हम ऑलरेडी यही काम अभी तक करते चले आ रहे हैं। ठीक है जी, अब एक काम ये करते हैं कि अपनी जो
कंपोनेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं, उस पर काम कर लेते हैं। लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरा जो कंपोनेंट होगा उसको मैं यहां से एक तो एक्सपोर्ट कर लेता हूं, एक्सपोर्ट, और मैंने यहां पे कहा डिफॉल्ट फंक्शन और मेरे कंपोनेंट का नेम, फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दे दिया ब्लॉग पोस्ट, ठीक है जी। और यहां पर मैंने अपना ये जो कंपोनेंट है ये डिफाइन कर दिया। अब मैंने ये कहा कि चूंकि ये जो डिफॉल्ट मेरा जो ब्लॉग पोस्ट का कंपोनेंट है ये रन टाइम पर एक पैरामीटर भी गेट करेगा जो कि स्लग होगा, ठीक है जी। तो अगर आपने हमारी पैरामीटराइज कंपोनेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने यह डिफाइन किया हुआ है कि पैरम्स को हम किस तरह से गेट कर रहे होते हैं। ये बिल्ट इन हमारे पास पैरम का जो है एक कीवर्ड है जिसे हम यूज कर रहे होते हैं और इस तरह से हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने कहा कि ये मेरे पास डायनामिक पैरम का एक कीवर्ड आएगा, पैरामीटर आएगा, और फिर मैंने एक कांस्टेंट बनाया और मैंने उस कांस्टेंट का नाम दिया, मैंने उसे कहा कि ये मेरे पास कांस्टेंट स्लग है, ठीक है जी। इसको मैं नाम दे देता हूं कि ये मेरे पास स्लग है और असाइन कर दिया जो मेरा पैरम्स था वो स्लग को, ठीक है जी। अब हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये हमारा वो राउट है, ये वो कंपोनेंट है जो बेसिकली राउट में कॉल हो रहा है और यहां हम अपना पैरामीटर पास कर रहे हैं आईडी या स्लग, और इस आईडी और स्लग की मदद से हम डेटा अपना जो डेटाबेस से कॉल करवा रहे होंगे, ठीक है जी। अब असल जो हम बात कर रहे थे गेट स्टैटिक पैरम्स की, अब असल कहानी यहां शुरू होती है। देखिए जी ये तो है हमारा कंपोनेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट जेएस जो है वो हमें ये कहता है कि भाई एक फंक्शन मैं आपको देता हूं, ठीक है, जो बिल्ट इन फंक्शन है नेक्स्ट जेएस का, आप ऐसा करें उसे जरूर कॉल करें ताकि आप मुझे ये बता सकें कि बेसिकली आपके जो स्टैटिक राउट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो फंक्शन मैंने लिखना शुरू किया, मैंने कहा एक्सपोर्ट एसिंग फंक्शन, और इसका नाम हमने यहां पर दे दिया, हमने कहा जनरेट स्टैटिक पैरम्स, ठीक है जी। ये हमारा वो फंक्शन है जो बेसिकली रिप्लेस हुआ है गेट स्टैटिक पाथ से। क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद हम ये करते हैं कि अब हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स जितने भी हमारे पास राउट्स हैं, अब हम उन राउट्स को बेसिकली क्या करेंगे, कॉल करेंगे डेटाबेस से या किसी एपीआई से। ये मैं अभी कंसिडर कर रहा हूं कि हम अपने डेटाबेस की ही बात कर रहे हैं, हमारे बैकएंड से जो एपीआई है उसको लेके। तो मैंने अवेट का इस्तेमाल किया और यहां पर मैंने फैच कर लिया जो मेरी बेसिकली आप यूं कह लें कि यूआरएल है या मेरी जो रिक्वेस्ट है वहां से, ठीक है जी। ये मैंने सिंपल क्या कर लिया, यहां से फैच कर लिया। अच्छा, लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि हम लोगों ने बेसिकली एक यूआरएल यूज की थी जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि हमने डमी डेटा यूज किया था। मैं देखता हूं कि हमारे पास वो मौजूद है या नहीं। बिल्कुल हमारे पास लास्ट क्लास का मौजूद है। ये एक हमारे पास डमी एपीआई लिंक है या एंड पॉइंट है, जेसन प्लेसहोल्डर डॉट typocode.com/post। तो ये हमारे पास डमी पोस्ट है सारी यहाँ पर मौजूद है। मैं काम ये करता हूँ कि मैं इस एंड पॉइंट को यूज कर लेता हूँ अपने पास। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इससे सारा जो डेटा है ना वो मुझे निकाल कर दे दो, ठीक है जी। अब मैं ये काम करने जा रहा हूँ कि मैं सिंपल क्या करूंगा इसमें, अब इसको फंक्शन जो है हमारा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हम इसमें कहते हैं कि भाई हमारा जो रिजल्ट होगा सारा वो आप ऐसा करो कि हमें इसमें जनरेट करके दे दो जितना भी हमारा रिजल्ट है। हमने यहाँ पे कहा res.json, ठीक है जी। ये हमारे पास जेसन में कन्वर्ट होके कहाँ आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा पोस्ट में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है जी। ये मैंने इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दिया। अच्छा जी, इससे थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और इसका साइज हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर गौर करें तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक कांस्टेंट बनाया और वो मैंने कहा कि सारी मेरी पोस्ट होंगी, और मैंने जो फैच कर लिया है अपनी उसके थ्रू
एपीआई यानी कि एंड पॉइंट के थ्रू मैंने सारा डेटा फैच करके रिजल्ट में पास कर दिया। ये मेरा रिजल्ट वेरिएबल है जिसमें मैंने पास किया है। ये सिंपल सा यूज है, हम यूज करते आए हैं ये रिएक्ट वगैरह में भी। और उसके बाद मैंने यहां से क्या कर दिया, मैंने कहा यार ये मुझे जो है ना पूरा एरे यहां से रिटर्न करवाना है। याद रहे ये हम यहां से एरे रिटर्न करवा रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर मैप यूज कर लिया अपना जो पोस्ट रिजल्ट है उसका राउट गेट करने के लिए, स्लग गेट करने के लिए। अच्छा, अब ये देखिए कि हमारे पास बेसिकली यहां पर तो स्लग नहीं है, तो मैं सिंपल ये कर रहा हूं कि मैं आईडी के ऊपर काम कर रहा हूं। आप अगर अपना एंड पॉइंट यूज करेंगे तो आईडी या स्लग किसी पे भी काम कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा भाई यहां से पोस्ट हमारे पास गेट हुआ और उसके बाद हमने ये कह दिया कि आप ऐसा करो कि मेरा एक वेरिएबल यानी कि की बनाओ स्लग, ठीक है। और फिर मैंने यहां से जो हमारा पोस्ट है जो हमने सिंगल इंडेक्स कॉल की है मैप में, उसमें मैंने कह दिया डॉट आईडी, ठीक है जी। ये मैंने सिंपल क्या कर दिया, यहां से हमने जो अपनी आईडी है वो हमने गेट कर ली, ठीक है। अच्छा, आईडी हमने जो गेट की है, अब इसमें हम एक काम ये करने जा रहे हैं कि इस आईडी को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूं, क्योंकि चूंकि डेटा हमारा एज अ स्ट्रिंग कॉल होगा। क्यों कॉल होगा, क्योंकि हम इसको एज अ स्लग की मदद से यूं कह लें कि स्लग की रिप्लेसमेंट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि भाई ये पोस्ट डॉट आई डी डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि इसको भाई आप ऐसा करो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मैं इसको एज अ स्लग यूज करने जा रहा हूं। तो ये मेरा यहां से क्या होगा कि ये पूरा एरे हमें यहां से रिटर्न हो जाएगा, जो कि आईडीज गेट हुई भी होंगी, ठीक है जी। जनरेट स्टैटिक पैरम्स का क्या काम है, ये बेसिकली मैसेज कन्वे करेगा आपके जो नेक्स्ट जेएस है उसको कि भाईजान ये एक पूरे स्टैटिक का एरे है जो हमारे पास राउट का एरे है जो हमारे पास पूरा अवेलेबल है, आप इस राउट एरे को यूज करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब करना क्या है कि अब हम आगे इसको मजीद कंप्लीट कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं कि हम किस तरह से जो हमारा स्लग है उसे यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं एक सिंपल काम ये करता हूं कि मैंने यहां पर ऑलरेडी कांस्टेंट यूज किया हुआ है स्लग का, तो यहां से हम एक काम ये कर लेते हैं कि वही सेम काम रिटर्न कर लेते हैं। और रिटर्न करने में मैं यहां से एक जो मेरा पेरेंट कह लें कंटेनर है डिव, मैं वो बना लेता हूं और इसके अंदर मैं ये कह देता हूं कि भाई मेरा जो ब्लॉग पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट, ठीक है जी। और यहां पर हम ये कह देते हैं कि भाई उसकी जो आईडी होगी ना वो आप सिंपल करो कि डिफाइन करो, ताकि हम ये देखें कि हम आईडी प्रॉपर गेट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर बाकी इसका मजीद डेटा हम जो है वो आगे चल के कॉल कर लेंगे, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आप जो है वो चीजें समझ रहे होंगे, आपको यहां तक क्लियर हो रहा होगा। तो एक काम ये करते हैं कि हम सर्वर अपना रन कर लेते हैं। मैं यहां कह देता हूं npm run dev, ठीक है जी। ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा अभी और हम इसको एक्सेस कर सकेंगे, बिल्कुल हम इसको एक्सेस कर सकते हैं लोकल होस्ट 3000 के ऊपर। तो हमने यहां से सिंपल लिख लिया लोकल होस्ट 3000, ठीक है जी। इंटर कर लेते हैं और ये हमारे पास आ गया लोकल होस्ट 3000। अच्छा, अब हमारा जो डिफॉल्ट पेज है वो कॉल हो रहा है हेलो फ्रॉम होम पेज क्लास 5। तो ये हमारा डिफॉल्ट पेज है जो कि हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स मेन बना हुआ है। अगर आप देखें तो ये यहाँ से बेसिकली इसको यूज कर रहा है, ठीक है जी। तो आज हम क्लास 6 में हैं, इसको सेव कर लेते हैं, पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। जरूरत नहीं है वैसे, ऑटो रिफ्रेश करता है, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन कर लेता हूँ। खैर, तो ये हमारे पास यहां तक आ गया, ओके। अच्छा, अब हमें ये करना है कि स्लैश, आपको पता है कि हमारे पास ब्लॉग है, ठीक है। ये हमारे जो लास्ट हमने यूज किए थे राउट्स वो आ रहे हैं। तो ब्लॉक और ब्लॉक के बाद हमने यहां पर सिंपल दे दिया 1। अब आप ये देखिए ब्लॉक पोस्ट 1, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो डायनेमिक कंपोनेंट है, यानी कि ये जो हमारे पास डायनेमिक पैरम्स है, ये उस पैरम्स को पिक कर रहा है, ठीक है जी। ये यहां तक तो ये चीज क्लियर हो गई। अब एक काम ये करते हैं कि अब इस पैरम को पास करके जो हमारे पास पर्टिकुलर जो हमारे पास पोस्ट है उसको गेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ID1, ID2, ID3। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये जो हमारे पास एपीआई का एंड पॉइंट है, इसका मजीद एक एंड पॉइंट होना चाहिए जिससे हम आईडी की मदद से डेटा गेट कर सकें। जैसे 1, ठीक है, 1 का हमने डेटा गेट कर लिया, जैसे 2,
ये हमने 2 का डेटा गेट कर लिया, और जैसे 3, ये 3 का हमने डेटा गेट कर लिया। ठीक है जी। तो अब आते हैं यहां पर और इसी राउट को यानी कि इसी एंड पॉइंट को यूज करते हुए अपनी जो डिटेल है पोस्ट की वो गेट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अभी तो हम सिर्फ आईडी गेट कर रहे थे पैरम से, अब इसकी डिटेल भी गेट कर लेते हैं। तो मैंने एक सिंपल एक और कांस्टेंट मैंने ले लिया और उसको मैंने नाम दे दिया पोस्ट, क्योंकि ये सिंगल पोस्ट डिटेल है तो इसको इस वजह से मैं नाम दे रहा हूं पोस्ट। अच्छा, अब चूंकि हम बेसिकली एपीआई एंड पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो मैं एक काम ही करता हूं कि मैं अपना जो फंक्शन है उसे एसिंक कर देता हूं ताकि हम डेटा रिसीव कर सकें। और यहां पर मैंने आकर अवेट यूज किया और फिर मैंने फैच एंड देन। ठीक है जी। और इसमें हम सिंपल क्या कर रहे होंगे, इसमें हम अपना जो डेटा है वो यूज कर रहे होंगे, वो कॉल कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो एंड पॉइंट हमारा क्या बनता है, हमारा एंड पॉइंट अगर आप देखें तो वो ये बनता है, और यहां पर हमें क्या पास करना होगा, यहां पर हमें पास करना होगा जो भी हमारा स्लग आ रहा है वो, यानी कि हमारी आईडी, क्योंकि मैं स्लग बेसिकली आईडी को ही एज अ स्लग यूज कर रहा हूं। तो मैंने सिंपल क्या काम किया, मैंने सिंपल इसको थोड़ा सा चेंज किया। इस बार सिंगल कोट के बजाय मैंने ये वाला साइन का इस्तेमाल किया। ठीक है। और उसके बाद मैंने यहां पर कह दिया कि भाई मेरा जो स्लग है वो यहां पर डायरेक्टली मेंशन हो जाए। अब ये स्लग क्या होगा कि वहां से आएगा और डायरेक्ट यहां पर पास हो जाएगा और फिर हम अपना डेटा जो है वो इजीली गेट कर लेंगे, रिजल्ट गेट कर लेंगे। तो मैंने यहां पे कह दिया रिजल्ट डॉट जेसन। ठीक है जी। आप इसको जेसन में कॉल कर लो। ठीक है जी। यहां तक हमारे पास ये सारा डेटा किस में आ चुका, पोस्ट में आ गया। अब एक एक करके इसको हम यूज कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज टाइटल, मैं कह देता हूं ब्लॉग टाइटल, और इसमें मैं ये कहूंगा कि हमारा जो डेटा है वो इस वक्त किस में मौजूद है, पोस्ट में। ठीक है जी। पोस्ट की जो डिटेल है, तो मैंने कहा पोस्ट डॉट टाइटल, चूंकि ये की मुझे कॉल करनी है। और फिर उसके बाद मैंने यहां से कह दिया पोस्ट बॉडी, और इसमें मैं ये कह देता हूं पोस्ट डॉट बॉडी की की। ठीक है, ये वाली की। तो अब एक काम ये करते हैं कि पेज हमारा यहां पर रिफ्रेश हो गया। अब आप ये देखिए कि ब्लॉक टाइटल उसने दे दिया और ब्लॉक बॉडी हमें उसने ऑटोमेटिक पास कर दिया। यहां पर अगर मैं 1 करूंगा तो 1 का डेटा हमें मिल जाएगा। ठीक है जी। यहां पर मैं अगर 3 करूंगा तो 3 का डेटा हमें मिल जाएगा। ठीक है जी। ये 3 का डेटा हमने यहां कॉल कर लिया। अच्छा, अब देखिए अभी जनरली आपको ऐसा लगा कि हमने तो सिंपल राउट बनाए हैं और उन राउट्स को हम लोगों ने कॉल करना शुरू कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए ऐसा होता है कि ये बेसिकली आपका जो बिल्ड टाइम होगा, जब आप इसकी बिल्ड बनाएंगे प्रोडक्शन पे सर्वर में डालने के लिए, तो क्या होगा कि इसने जो आपके राउट्स हैं वो अपने पास यूं समझ लें कि इसने अपने पास मेंटेन किए हुए होंगे कि यार ये स्टैटिक पेजेस के राउट्स हैं। तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो बेसिकली एप्लीकेशन है वो प्रॉपर परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छी जो है वो एग्जीक्यूट करेगी। अच्छा, अब ये देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने जो Next.js 12 है उसमें हमने एक तो सबसे पहले गेट स्टैटिक प्रॉप और गेट सर्वर साइड प्रॉप, और उसके बाद हमने ये जो दोनों हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं ये क्या हो चुकी थी, ऑब्सलेट हो गई थी। तो चूंकि Next.js जो है वो बिल्टन हमें ये चीजें दे रहा है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि जनरेट स्टैटिक पैराम, इसका एक बिल्टन फंक्शन है जो बेसिकली Next.js को ये रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होता है कि भाई मेरे पास जो है ना वो स्टैटिक राउट्स पड़े हुए हैं, यानी कि इसका मतलब स्टैटिक पेजेस भी मौजूद होंगे, तो आप जो है वो इसको यूज कर लें। अच्छा, लास्ट क्लास में आपको अगर याद हो तो हमने ये भी देखा था कि अगर हम स्टैटिक पेज जनरेट कर देते हैं, उसके बाद अगर हमें जरूरत पड़े फॉर एग्जांपल उसको रीजनरेट करने की, तो उस सूरत के लिए हमें अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रीबिल्ड करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि भाई अभी तो मेरे स्टैटिक पेज जनरेट हो गए, मेरा स्टैटिक राउट भी जनरेट हो गया भाई, लेकिन कल को अगर वो पेजेस मेरे जो पोस्ट मुसलसल मेरी अपडेट हो रही होंगी तो उस सूरत में मैं क्या करूंगा, अगर मुझे डेटा अपडेट करना हो, अगर मुझे पेज अपडेट करना हो, तो उस सूरत में हमें जो है वो हम क्या करेंगे। ठीक है जी। तो उस सूरत के लिए हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंक्रीमेंटल स्टैटिक
रीजनरेशन, जिसको हम ISR भी कहते हैं, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन। अच्छा जी, ISR जो है वो बेसिकली क्या काम करता है? ISR ये काम करता है, वो आपसे ये कहता है कि भाई आपने स्टैटिक पेज जनरेट करवा दिए हैं, कोई मसला नहीं है, अब आपको जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल वो ये कहता है कि अब आपको जरूरत है कि आप ये चाहते हैं कि भाई मैं दोबारा से अपना जो पेज है वो रीजनरेट करूं, यानी कि रीबिल्ड करूं। तो उसके लिए आपको दोबारा से एप्लीकेशन रीजनरेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि Next.js 14 आपको ये अलाउ करता है ISR यूज करते हुए कि आप सिंपल अपना जो डेटा है वो आप दोबारा से रीजनरेट कर लें विदाउट ऑल एप्लीकेशन रीबिल्डिंग। यानी कि आपको पूरी एप्लीकेशन जो है वो रीबिल्ड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल Next.js 14 क्या कर रहा होगा कि बैकएंड पे वो आपके लिए डेटा जो है वो रीजनरेट कर रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये काम किस तरह से होता है? इस काम को करने के लिए एक सिंपल सा हमें स्टेप फॉलो करना है, और वो क्या स्टेप है? कोई इतना कोई वो नहीं है, एक की है जो हमें पास करनी है सिंपल, और उस की मदद से हम क्या कर रहे होंगे, हम टाइम असाइन कर रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देता हूं ताकि हम इसको देख सकें। अच्छा देखें जी, फैच का जो हमारे पास बेसिकली ये फंक्शन था, इसमें हमने सिंपल क्या काम किया कि हम इसके अंदर सिंपल ISR इनेबल कर देंगे। ठीक है, और ISR इनेबल करने का आसान तरीकेकार क्या है कि ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। आपने सिंपल क्या काम करना है, आपने सिंपल एक प्रॉपर्टी इसको असाइन करनी है। आपने कहा नेक्स्ट, और इसके अंदर आपने बताना है कि आप एप्लीकेशन को कितनी देर में रीवैलिडेट करेंगे। ठीक है जी, कितनी देर में रीवैलिडेट करेंगे। अब कितनी देर से मुराद ये है कि कितने टाइम में, तो मैंने कहा रिवैलिडेट कॉलन 60। इसका मकसद ये है कि भाई मेरी जो एप्लीकेशन है उसे एवरी 60 सेकंड आप क्या करें, मेरे पेज को रीफैच करें, यानी कि ये जो मेरा डेटा है ये आप दोबारा से रीफैच करें इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट से। अच्छा, इससे होगा ये कि आपको पूरी एप्लीकेशन रीबिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप अपने टाइम के हिसाब से, जैसे लेट्स सपोज आप समझते हैं कि यार मेरा डेली का ब्लॉग आता है, तो मैं काम ये करता हूं कि 24 घंटे बाद अपना पेज रिवैलिडेट करता हूं, या 12 घंटे बाद, या आप ये कहते हैं कि यार मैं तो मेरी प्रोडक्ट अपडेट होती हैं हर 30 मिनट बाद, तो ऐसा करते हैं चलो 30 मिनट के बाद इस पूरे एंड पॉइंट को रिवैलिडेट करते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आपको एप्लीकेशन जो है वो रीजनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल क्या करेंगे, इसको रिवैलिडेट करेंगे और Next.js दोबारा से इसको एज अ स्टैटिक पेज असाइन कर देगा। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है, एक तो वो फास्ट हो जाएगी, फिर दूसरा आपका जो डेटा है वो आपको फ्रेश मिल रहा होगा, एंड थर्ड वन आपको ये फायदा होगा इससे कि आपका जो सर्वर पे लोड है वो कम से कम होगा। बजाय हर पेज रिफ्रेश के आप उसकी जो पोस्ट की डिटेल है वो आप सर्वर से लेकर आए, आप यहीं से स्टैटिकली उसको रिस्पॉन्स में जनरेट कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेज चूंकि एज अ स्टैटिकली प्री रेंडर होगा, तो मैं ये समझता हूं कि SEO फ्रेंडली होगा, एफिशिएंट होगा, और फिर उसके बाद आपकी जो डेटा की परफॉर्मेंस है वो और मजीद बेहतर हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो गया होगा, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि गेट स्टैटिक पाथ जो है वो ऑब्सोलीट हुआ है Next.js 14 के अंदर, और Next.js 14 में हमारे पास गेट स्टैटिक पैरम्स मौजूद है। और फिर हमने ये देखा कि अगर हम ISR यूज करते हैं तो हम किस तरह से अपना डेटा जो है वो कितने टाइम के बाद रीजनरेट कर सकते हैं विदाउट रिबिल्डिंग ऑल द एप्लीकेशन, जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, ISR। तो ये सारा टॉपिक जो है वो रिलेटेड था हमारे पास डेटा फैचिंग के। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अभी तक की हमारी जो वीडियो सीरीज है वो समझ में आ रही होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड लिस्ट में भी, ताकि बाकी के लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एज डीप एज डाउन हम जाकर चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल बिगनर लेवल के ऊपर मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं आपको बिगनर लेवल पर एक्सप्लेन
कर सकूं। तो अगर आप समझते हैं कि मेरी कोशिश जो है वो नाकाम नहीं जा रही, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा, ताकि यूट्यूब को पता चलता रहे कि आप जो है वो मुझे मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। खैर, तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।